हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस, जो है FY BCom कॉमर्स 1 के अंदर। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ जितने लेक्चर्स हुए उसमें। अब ऑब्जेक्टिव्स में आगे हमें देखना है इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स का रिकन्सिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग तरह में क्लासीफाई किया गया है। हमने पढ़ा इकोनॉमिक रहता है, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, ठीक है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब क्या कहा गया है कि बिज़नेस की जब हम बात करें तो पहले कैसा था, बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम करता था, सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए ही काम करता था। लेकिन अभी आजकल के वर्ल्ड में आजकल कैसा हो गया है, कस्टमर किंग हो गया है मार्केट का, ठीक है। एंड दूसरे भी लोग जो सोसाइटी में बसते हैं, अगर उन लोगों के बारे में बिज़नेस ने नहीं ध्यान रखा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं की, ठीक है, ये दो इकोनॉमिकली भी उसे आगे आना है, सोशली भी जितने ग्रुप्स है सोसाइटी में, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, इन लोगों का भी ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस नहीं रहा तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता मार्केट में। खाली प्रॉफिट करते जाएगा या ग्रोथ कर रहा है, नई नई ब्रांचेस ओपन कर रहा है, एक्सपांशन कर रहा है, लेकिन वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा है। मान लो पोल्यूशन फैला रहा है, रिसोर्सेज वेस्टेज कर रहा है, एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहा है बिज़नेस, तो भी नहीं चलेगा। या तो फिर हम कहें कि सोसाइटी का बराबर से ध्यान रख रहा है, कस्टमर को जैसे चाहिए गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बिज़नेस खुद प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा बिज़नेस ने, इकोनॉमिकली एंड सोशली दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को साथ में फुलफ़िल करना है। सोसाइटी का भी ध्यान रखना है एंड बिज़नेस ने खुद को भी प्रॉफिट करके ग्रो करना है, एक्सपांड करना है। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे रिकन्सिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नाउ बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड देयरफॉर इट हैज़ टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस along with its economic objectives। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो पूरा करना ही है, उसके बिना तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर बिज़नेस लॉस कर रहा है तो नहीं टिक पाएगा इन लॉन्ग रन। लेकिन उसी के साथ क्या करना है, ऑब्लिगेशन भी उसने पूरे करने हैं। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है टुवर्ड्स सोसाइटी। नाउ इट हैज़ टू बैलेंस economic and social objectives in order to satisfy the various parties, groups, that is customers, employees, shareholders, government, suppliers, competitors and society। ये सारे ही इंटरेस्ट ग्रुप है या हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका बिजनेस ने ध्यान रखना है, जो है कंज्यूमर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सोसाइटी। खाली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करे तो नहीं चलेगा। नाउ द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिकंसाइल्ड एज फॉलोज। अभी इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, रिकंसाइल करेंगे। सबसे पहला आता है प्रॉफिट एंड प्राइस। अब बिज़नेस क्या करता है, जो भी गुड्स सेल करता है या सर्विसेज देता है उसके अगेंस्ट वो कुछ कंसीडरेशन लेता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्राइस। अब ये कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, प्राइस कैसी होनी चाहिए, फेयर प्राइस होनी चाहिए जो कस्टमर से चार्ज हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होगी तो बिज़नेस शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट तो अर्न कर लेगा लेकिन वो कस्टमर्स खो देगा। एंड दूसरा, अगर लो प्राइस है तो कस्टमर तो भले ही टिक जाएंगे बिज़नेस में, लेकिन बिज़नेस खुद लॉस कर देगा, आगे नहीं आ पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए बिज़नेस ने क्या करना है, प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, लेकिन प्राइस का भी ध्यान रखना है कि वो किस प्राइस पे गुड्स या सर्विसेज को सेल करेगा। नाउ अ बिजनेस फर्म शुड नॉट एम ओनली एट मेकिंग प्रॉफिट्स। Profits should not be earned by charging unreasonable, especially in case of medicines and mass consumption products। अनरीजनेबल प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए बिजनेस ने। स्पेशली कहाँ कहा गया है, उन लोगों ने मेडिसिन कहा है एंड मास कंजम्पशन प्रोडक्ट।
मेडिसिन्स भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए कस्टमर को, पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए कस्टमर जो भी प्राइस हो पे करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहाँ पे भी अनरीज़नेबल प्राइस चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, मास कंजम्पशन प्रोडक्ट, ऐसे कंजम्पशन प्रोडक्ट जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में सेल होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे हम कहेंगे बुक है, पेन है, फूड आइटम्स है, कपड़े है, ठीक है, ऐसी रोज़ बरोज़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है या कंजम्पशन हो रही है, तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना है बिजनेस ने। नाउ चार्जिंग अनरीजनेबली हाई प्राइसेस रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन of the customers. Therefore, one of the ways to reconcile economic objectives with social objectives is to strike a balance between right prices, that is economic objectives, with customer interest, that is social objective. दोनों ही चीज़ों में बिजनेस ने क्या करना है, बैलेंस करना है। प्राइस कैसे चार्ज करनी होगी, राइट प्राइस, ताकि वो खुद भी प्रॉफिट करे, उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अर्न हो जाए। दूसरा, कस्टमर का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, कस्टमर भी एक्सप्लॉइट ना हो, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उससे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। तो ये बात हो गई फर्स्ट, हमने प्राइस एंड प्रॉफिट के बीच में रिकन्सिलिएशन देखा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए, प्रॉफिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के बारे में बात करेंगे हम। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस कंटिन्यूसली करते ही रहते हैं, ठीक है। बिजनेस कभी भी सेम तरह का प्रोडक्ट सेल नहीं करता रहेगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन वो लाने की ट्राई करेगा थ्रू R&D, या फिर वो जो प्रोसेस से काम कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, सेम वही हमेशा नहीं यूज़ करते रहेगा, उसमें भी वो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चेंज लाने की ट्राई करेगा। अब जैसे जैसे ये नए प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, थ्रू R&D इनोवेशन होता जाएगा, वैसे वैसे कंपनी भी प्रॉफिट अर्न करती जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी अगर R&D के लिए कुछ पैसे दे रही है, R&D कर रही है बिजनेस में, तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, कंपनी खुद भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। नाउ अ फर्म नीड्स टू अर्न प्रॉफिट, a part of the firm's revenue needs to be invested in R&D. Investment in R&D leads to certain benefits. कंपनी ने क्या करना है, उसके रेवेन्यू का, रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम हो रही है बिजनेस की, उसका कुछ पार्ट उसने R&D के लिए भी देना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी देना चाहिए। मोस्टली बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसा करते हैं, वहाँ पे तो R&D डिपार्टमेंट ही सेपरेट रहता है, जो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट या सर्विस पे या प्रोसेस पे इनोवेशन करते रहता है, R&D करते रहता है। अभी R&D करने के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला क्या है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, या फिर जो सर्विस दी जा रही है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। दूसरा, रिडक्शन इन कॉस्ट, क्वालिटी इम्प्रूव करने के साथ साथ वहाँ पे कॉस्ट भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट, या फिर हमने हमारे प्रोसेस में कुछ R&D किया है, इनोवेशन किया है, तो हम वहाँ पे भी हमारी कॉस्ट कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये दो फायदे हैं R&D करने के। नाउ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट वुड इनेबल अ फर्म टू मार्केट क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस। देखिए, एक तो क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट एंड इन क्वालिटी, मतलब हम कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। एंड दूसरा, हमारी कॉस्ट कम हो गई है, उसकी वजह से हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, वो हम थोड़ा कम चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमें एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। कम प्राइस हम चार्ज करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स के पास जाने की बजाय हमारे पास आना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये एक फ़ायदा हो गया। नाउ दिस इन टर्न वुड लीड टू हायर सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर प्रॉफिट। क्या होगा, हायर सेल्स बढ़ेगा एंड उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है हमारा। तो ये हो गया सेकेंड रिकन्सिलिएशन, प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का।
ना नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, प्रॉफिट एंड आफ्टर सेल सर्विस। अभी आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, उसे हम रिकंसाइल करेंगे प्रॉफिट के साथ। आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने वॉशिंग मशीन सेल किया, टेलीविज़न सेल किया है, तो वो प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर चाहता है कंपनी से। अगर प्रोडक्ट तो सेल करते हैं हम अच्छा, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस हम अच्छी नहीं दे रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, और क्या होगा, मार्केट में कंपनी के रेपुटेशन डाउन हो जाती है। और ये जो रेपुटेशन हम कहेंगे या गुडविल हम कहेंगे, तो मार्केट में जो ये गुडविल डाउन हो जाती है, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी घट जाता है। तो कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहती है, तो कंपनी ने उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नाउ अ बिजनेस फर्म नीड्स टू फोकस ऑन आफ्टर सेल सर्विस, स्पेशली इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। A part of the profit must be spent on training the after sale service staff। देखिए, आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, एंड उनको ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है कि चलो हमने हमारा प्रोडक्ट सेल किया है, तो वो प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट के बारे में वो सारी चीज़ें जानेगा, वारंटी कंडीशंस क्या होती है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी तो रिपेयर करके देना है, कैसे करना है, ये सारी ही ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, स्टाफ को दी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ विथ इंसेंटिव्स। अब स्टाफ को अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। क्या होगा, सुपीरियर मोटिवेट करेगा उसके एम्प्लॉयज़ को, कैसे कर सकता है, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स के थ्रू वो उन्हें मोटिवेट करता रहेगा, ताकि वो उनकी वो आफ्टर सेल सर्विस जो है बहुत अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। चलिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट। नाउ ऑल्सो एडिशनल आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ may be appointed to provide better service to the customers। कभी कभी ऐसे हो सकता है एडिशनल स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, मान लो आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वेस्ट ज़्यादा हो रही है एंड कस्टमर्स को बहुत डिले हो रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमने जो एडिशनल स्टाफ रखा हुआ है, वो स्टाफ हम यूज़ कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। चलिए, तो ये हो गया थर्ड रिकन्सिलिएशन, प्रॉफिट एंड आफ्टर सेल सर्विस। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो उसने आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करना होगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, ये सारे बिज़नेस के बाहर के होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ तो हमारे बिज़नेस के अंदर के ही है। ठीक है, वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा आउटपुट दे रहे हैं, क्या क्वालिटी है एम्प्लॉयज़ की, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिज़नेस में, अगर उनसे एफिशिएंटली काम करवाना है, आउटपुट अच्छा लेना है, तो क्या करना होगा बिज़नेस ने, एक तो अच्छा रेम्यूनरेशन देना होगा। ठीक है, सैलरी हम दे रहे हैं, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें फेयर होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उन्हें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ की वर्किंग कंडीशंस, वो सिटिंग अरेंजमेंट्स हम कहेंगे, इक्विपमेंट जो वो यूज़ कर रहा है वो अच्छे होने चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन, वेंटिलेशन, ये सारी फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं, और भी मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, एजुकेशनल फैसिलिटी दे दिया, ये काफ़ी सारी चीज़ें दे के हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम करेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है। Now, committed and dedicated workforce is required to improve efficiency and productivity of the organization.
Now therefore a firm needs to spend a part of its revenue on employees welfare. बिजनेस क्या करेगा? सैलरी या वेजेस या बोनस कमीशन तो दे ही रहा है एम्प्लॉय को, लेकिन उसने और क्या करना है, उसके प्रॉफिट का कुछ पार्ट यूज़ करना है एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए। अब उससे क्या होने वाला है, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। एंड दूसरा उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए। इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट इज़ बेटर वेलफेयर फैसिलिटीज सच इज़ कैंटीन, रेस्ट रूम एक्सेट्रा, ये सारी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज में हम क्या करेंगे, रेगुलर टाइम पे इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के बारे में। ना नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड टैक्सेस। अब जो कंपनी या बिजनेस प्रॉफिट करता है, अब यहाँ पे बात आने वाली है गवर्नमेंट की, ठीक है। टैक्स हम देंगे गवर्नमेंट को, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो जब सेल होगी तो उस पर काफ़ी सारे टैक्सेस, ड्यूटीज़ लगेगी जो भरना होगा। या एंड दूसरा, बिजनेस जो प्रॉफिट कर रहा है खुद, उस पर भी टैक्स देने होंगे गवर्नमेंट को। तो बिजनेस ने क्या करना है, जो भी प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है वो एक्यूरेट करेक्टली डिस्क्लोज करना होगा गवर्नमेंट को, एंड टैक्सेस पे करने पड़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है। इससे भी क्या होता है, मार्केट में इमेज बढ़ती है कंपनी की। नाउ अ बिजनेस फर्म शुड प्रोवाइड ट्रू पिक्चर ऑफ इट्स प्रॉफिट, इट शुड पे प्रॉपरली इट्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू द गवर्नमेंट authorities. As far as possible, business firm should not indulge in manipulating the profit so as to avoid payment of taxes and duties. कभी कभी क्या होता है, बिजनेसेस क्या करते हैं, टैक्स को घटाने के लिए प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते या गलत डिस्क्लोज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट कम दिखाया जाता है ताकि टैक्स कम भरना पड़े। तो क्या करना है कंपनीज़ ने, ये सारी ही चीज़ें अवॉइड करनी है जो गलत है। जो सही प्रॉफिट है वो दिखाना है, डिस्क्लोज करना है, एंड टैक्सेस प्रॉपरली भर देने हैं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ, प्रॉफिट एंड टैक्सेस के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। अभी शेयर होल्डर्स कौन हो जाएंगे, जो बिजनेस में कैपिटल दे रहे हैं, ओनर्स है बिजनेस के, ठीक है। तो ये तो सबसे मेन हम कह सकते हैं स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये कंपनी को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब शेयर होल्डर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलरली उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। बिजनेस से हमेशा ट्राई करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड मिले, वेल्थ क्रिएशन हो उनके लिए, रेगुलर टाइम पे उन्हें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए। चलिए, अब बिजनेस फर्म शुड प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न to the shareholders in form of dividend, bonus share etc. क्या करना है, फेयर रिटर्न देना है। फेयर मतलब जो मिलना चाहिए शेयर होल्डर को वो करेक्ट रिटर्न उन्हें देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड भी हो सकता है या फिर हम बोनस शेयर भी अलॉट कर सकते हैं। एज फार एज पॉसिबल द टॉप मैनेजमेंट शुड अवॉइड मैनिपुलेटिंग द प्रॉफिट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। The interest of the shareholders must be considered in distribution of profit. देखिए, यहाँ पे भी प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है ताकि शेयर होल्डर को डिविडेंड कम पे करना पड़े, प्रॉफिट कम दिखाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। जैसे हम गवर्नमेंट को करेक्ट दिखाएंगे वैसे शेयर होल्डर्स को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, अब सोशल डेवलपमेंट में हम बात करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर की। सोसाइटी में जो लोग बसते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी कंपनीज़ ने कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अब मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, डोनेशन देते हैं या फिर वो खुद स्कूल्स या यहाँ पे दिया है स्कूल्स बनवाते हैं, कॉलेजेस में डोनेशन देते हैं। ये सारी चीज़ें बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। नाउ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी यूटिलाइज फॉर सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक डोनेशन टू स्कूल्स,
colleges, trust, etc. Business firm also make contributions to government at the time of floods, famines, etc. and for such other social activities. अब बिजनेसेस यहाँ पे जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली डोनेशन दे रहे हैं, इनडायरेक्टली भी सोसाइटी को वो हेल्प कर सकते हैं. कैसे करते हैं? गवर्नमेंट को वो पैसे देते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे फ्लड्स है या साइक्लोन, अर्थक्वेक कुछ हो गया तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं ताकि गवर्नमेंट लोगों को हेल्प कर सके. तो ये सारी चीज़ें हो जाती है सोशल डेवलपमेंट के लिए. और एक कॉन्सेप्ट भी है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, भी हमने देखा था, जहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिन्हें 2% ऑफ द प्रॉफिट देना पड़ता है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए. कंपलसरी वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ है उसमें ही वो प्रॉफिट दे देते हैं एंड वो एक्टिविटीज़ वो करते हैं. नाउ अभी ये बात हो गई प्रॉफिट एंड सोशल डेवलपमेंट की. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपांशन एंड सोशल इंटरेस्ट. चलिए बिजनेस एक्सपांशन की बात करें. बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो वो हमेशा ही ये चाहेगा कि वो ग्रो करता रहे. ठीक है, कोई भी पर्सन है, मान लो उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो सोचेगा कि चलो अभी मेरा बिज़नेस बढ़े, पहले स्टेबल हो जाए फिर बढ़े, एक ब्रांच है तो और ब्रांचेस ओपन हो, या फिर उसका मार्केट शेयर बढ़े, या तो फिर हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम दूसरा भी प्रोडक्ट सेल करना चाहे, ट्राई करें. ठीक है, हमेशा ही बिज़नेस ट्राई करेंगे कि वो ग्रो करें एंड एक्सपांड करें. लेकिन इसी के साथ साथ बिज़नेस ने क्या ध्यान रखना है? सोशल इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, सोसाइटी के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि वो खुद ही प्रॉफिट करता जा रहा है और एक्सपांड करता जा रहा है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसे नहीं होगा. अ फर्म मे एक्सपांड इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस एक्सपांशन शुड नॉट बी अंडरटेकन ओनली टू मेक प्रॉफिट but also in the interest of the society, such as employment generation, better customer service, etc. ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी बिजनेस ने कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वो करे, बेटर कस्टमर सर्विस दे, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छी सर्विस दे, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे, रीजनेबल प्राइस पे दे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे. ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी बिजनेसिस ने. द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी must be considered in setting up of industries. Business firms need to undertake pollution control measures. देखिए ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी बिजनेसेस ने कि वो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, पॉल्यूशन कंट्रोल में रखे, ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाए. Wherever possible, business firms must come up with eco-friendly green products. ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जो सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान ना करते हो. एंड दूसरा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जैसे मेडिसिन्स है, फूड प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट हम कहेंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे बनाने चाहिए जो कंज्यूमर के लिए सेफ़ हो, उसकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वैसे प्रोडक्ट बनने चाहिए. तो ये हो गया बिजनेस एक्सपेंशन एंड सोशल इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेंशन एंड कंपटीशन. देखिए कंपटीशन मार्केट में रहेगा हमेशा. स्मॉल बिजनेस हो तो भी उसके लिए कंपटीशन होगा. लोकली हम शॉप्स देखते हैं, कोई भी शॉप ले लो, कपड़े की शॉप है या ज्वेलरी है या कोई भी शॉप है, तो कंपटीशन तो वहाँ पे रहेगा. बड़े बड़े बिजनेस से तो भी रहने वाला है. ठीक है, तो जब बिजनेस खुद को एक्सपांड करने की ट्राई कर रहा है तो उसने ट्राई करना है जो कंपटीशन है वो भी हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहे. ठीक है, कोई भी गलत चीज़ें वहाँ पे या गलत टेक्निक यूज़ नहीं करना है उस कंपटीशन में आगे आने के लिए. नाउ बिजनेस फर्म में एक्सपैंड इट्स एक्टिविटीज़. एक्सपांशन ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल थ्रू प्रमोशन एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, एक्सेट्रा. A business firm should not adopt negative tactics such as unfair brand comparisons, duplication of competitors' product, etc. to malign the name of competitor. बिजनेस ने कोई भी नेगेटिव टेक्टिक यूज़ नहीं करना है, मतलब कॉम्पिटिटर का नाम खराब करने के लिए कोई गलत एक्टिविटी की, ऐसा नहीं करना है. खुद के बिजनेस को वो प्रमोट कर सकता है, एडवर्टाइजिंग करेगा, सेल्स प्रमोशन करेगा, कस्टमर को ऑफ़र दे सकता है,
कम प्राइस चार्ज करेगा, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है खुद को आगे आने के लिए, कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए। लेकिन किसी और को नुकसान हो वैसी नेगेटिव टेक्निक्स कुछ भी यूज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ इन अदर वर्ड्स, अ बिजनेस फर्म शुड अडॉप्ट हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। हेल्दी कंपटीशन हमेशा मेंटेन रखना है, उससे क्या होगा, बिजनेस खुद भी ग्रो करेगा एंड कस्टमर के लिए भी फ़ायदा देगा अगर हेल्दी कंपटीशन है मार्केट में तो, क्योंकि कस्टमर को भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलते जाएंगे और रिजनेबल प्राइस पे मिलते जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर का यहाँ पे हो जाता है। तो ये था 9th पॉइंट, बिजनेस एक्सपेंशन एंड कंपटीशन। नाउ नेक्स्ट वन इज बिजनेस एक्सपेंशन एंड सप्लायर्स। देखिए, सप्लायर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है या सर्विस दे रहा है, तो सप्लायर क्या करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर इक्विपमेंट्स देते हैं, ठीक है, राइट टाइम पे अवेलेबल करके देते हैं, राइट प्लेस पे अवेलेबल करते हैं, तभी जाके प्रोडक्ट या सर्विस हम दे पाते हैं कस्टमर को। तो ये सप्लायर की तरफ भी बिजनेस ने क्या ध्यान रखना है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से फुलफ़िल कर दे, कोई गलत तरीके से सप्लायर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। Now business expansion and supplier. A firm needs to support of supplier for its business expansion plans. It should not try to exploit the supplier. There are good number of cases where large business firms exploit supplier by delaying payments, demanding unreasonable higher discounts, etc. देखिए, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, सप्लायर का नुकसान हो जाता है, ठीक है। पेमेंट डिले कर देना, बल्क में अगर प्रोडक्ट लिया है, ख़रीदा है, ठीक है, और सामने जो पेमेंट देना है जिस डेट पे वहाँ डिले हो गया तो सप्लायर फंस जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम सप्लायर से हायर डिस्काउंट मांगते हैं कि बल्क में हमने लिया है तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आप दे दो, उससे भी सप्लायर का नुकसान हो जाता है, वो बेचारा प्रॉफिट नहीं कर पाता है। तो सप्लायर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो बहुत ध्यान रखना है बिजनेस ने। तो ये हमने यहाँ पे रिकन्सिलिएशन पॉइंट देख लिए। फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।